आज हम बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर की किताब 11th क्लास की। मैं आपको बता दूं, ये किताब यूपीएससी की लाडली है, फेवरेट किताब है। इससे बहुत सारे सवाल आपको सीधे यूपीएससी में मेंस और प्रीलिम्स में देखने मिल जाएंगे। इसीलिए ये किताब कंप्लीट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो शुरू करते हैं आज पहले चैप्टर से। आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से देखिए आप, ये पेंटिंग्स आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से पेंटिंग की जाती होंगी। केव्स के अंदर अंधेरा है, उसके बाद भी पेंटिंग्स करी जा रही हैं। हम पेंटिंग्स के बारे में समझेंगे, कब से ये पेंटिंग्स बनना शुरू हुई उसके बारे में भी देखेंगे। ब्रश किस चीज़ के बनते होंगे, ये जो रंग बनाते हैं ये किस चीज़ के बनाते होंगे, ये तमाम सवाल हैं जिनका हम जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। ये मैप जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप स्लाइड को पॉज करके देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर पेंटिंग्स मिली है। एरिया विद पेंटिंग्स, एरिया विद एनग्रेविंग्स एंड पेंटिंग्स, मतलब उन्होंने खरोच के पत्थर पे निशान भी बनाए हैं। फिर एरियाज विद एनग्रेव्स, जहाँ पर एनग्रेव्स हैं वहाँ पर एनग्रेविंग्स हैं, वहाँ के कौन कौन सी जगह हैं वहाँ देखेंगे हम। फिर उसके बाद जो भी कैपिटल्स और इम्पोर्टेंट टाउन्स हैं, सही मायने में यहाँ पर हम बात करेंगे कुमाऊँ की। साथ में भीमबेटका जो भोपाल के पास में है उसकी बात करेंगे। इसके अलावा भी आप देखें तो जो केव पेंटिंग्स हैं वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और नॉर्थ में भी बहुत सारी जगहों पर पाई गई है। लेकिन सही मायने में इस चैप्टर में बात भीमबेटका की काफ़ी एक्सटेंसिवली करी गई है। तो सबसे पहले हमें यह समझने का ज़रूरत है कि प्री हिस्ट्री क्या होता है। प्री हिस्ट्री ऐसा समय है जब ना तो कागज़ था, ना कोई भाषा थी और ना कोई शब्द लिखा जाता था। ना कोई किताब है उस समय की, ना कोई कागज़, ना कोई डॉक्यूमेंट है जिससे आपको पता चल जाए प्री हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री जब लिखी नहीं जाती थी वो समय था प्री हिस्ट्री का। और जैसे ही उसको डॉक्यूमेंट करना शुरू किया गया, चाहे पेंटिंग्स के फॉर्म में, वर्ड्स के फॉर्म में, लैंग्वेज के फॉर्म में, बुक्स के फॉर्म में, कहीं भी किसी भी रूप में अगर मिल रहा है तो वो हिस्ट्री का पार्ट आता है। और हिस्ट्री के पहले का जो समय है वो प्री हिस्टोरिक टाइम कहलाता है, जब कोई चीज़ लिखी नहीं गई थी, डॉक्यूमेंट नहीं हुई थी। अब अगर हम बात करें उस समय की तो आप देखिए कितना कठिन होता होगा वो समय, और उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। धीरे धीरे एक्सकवेशंस होते हैं जिसके बारे में हम 12वीं क्लास के पहले चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक्सकवेशंस किए गए अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। मोहनजोदाड़ो, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पूरा सिस्टम है वो एक्सकवेशन के बाद हमें 1920 में मिलता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो एक्सकवेशन होता है, उससे हमें टूल्स मिलते हैं, पॉटरी मिलती है, हैबिटेट्स मिलते हैं। कहाँ पे लोग रहते होंगे, उनकी बस्ती कैसी होगी, खाते क्या होंगे। अगर उन्होंने कहीं ग्रेव्स वगैरह बनी होंगी तो वहाँ से आपको बोन्स मिलती थी, एनिमल की बोन्स भी आपको देखने मिलती थी बरियल प्लेसेस से। इस तरीके की सारी चीज़ें मिलती थी। पहले से वो मकानों में तो नहीं रह रहे थे, वो केव्स में रह रहे थे। तो केव्स के ऊपर आपको या केव्स की दीवारों पे आपको ड्राइंग्स मिलेंगी। ड्राइंग्स ह्यूमन बींग्स की भी हो सकती हैं और जानवरों की भी हो सकती हैं। जैसा आप सीधे हाथ पे देखें तो ये घोड़ा बना हुआ है, घोड़े के साथ एक इंसान को डिपिक्ट किया गया है जो शिकार पे जा रहा है। इस तरीके की ड्राइंग्स हुआ करती थी, केव ड्राइंग्स हुआ करती थी। बात करें केव ड्राइंग्स की, तो केव ड्राइंग्स कब बनाई जाएंगी, या फिर देखिए बहुत ही सामान्य बात मैं आपको बताता हूँ। आपकी जेब में 100 रुपये है और उस 100 रुपये से आपसे पूछा जाए आप क्या करेंगे। क्या आप उससे खाना खरीदेंगे, क्या आप उससे रहने की जगह का व्यवस्था करेंगे, क्या आप उससे पानी खरीदेंगे, या फिर आप उससे एक पेंटिंग खरीदेंगे। आपका सीधा सा जवाब पानी, खाना या रहने की व्यवस्था तो होगी, लेकिन पेंटिंग नहीं होने वाली है। इससे हमें ह्यूमन नेचर के बारे में पता चलता है, या फिर वेरी बेसिक ह्यूमन नेचर के बारे में पता चलता है। जब बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन फुलफिल होने लगे, अर्थात फूड, वाटर और क्लोथिंग, शेल्टर जैसी परेशानियां या फिर जैसे चैलेंजेस को जब वो मीट करने लगे, जैसी रिक्वायरमेंट्स को जब मीट करने लगे, उसके बाद पेंटिंग और ड्राइंग का वक्त आता है, समय आता है। और इससे हमें समझ में आता है कि जब ये पेंटिंग और ड्राइंग हो रही थी उस समय तक जो सिविलाइजेशन थी उसने फूड, वाटर, क्लोथिंग और शेल्टर जैसी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली थी। यहाँ पर आप देखें तो केव्स पे आपको केव्स को कैनवास की तरह यूज़ करके अलग अलग प्रकार की पेंटिंग्स देखने मिलेंगी। यहाँ पर ये शिकार करने जा रहे हैं घोड़े पे बैठ के। ये आपको एक बर्ड दिख रही है। बर्ड के अलावा आप देखें तो यहाँ पे महिलाएं हैं जो कुछ क्रॉप्स के साथ काम कर रही हैं। ऐसे बहुत सारे आपको ड्राइंग्स देखने मिलती हैं भीमबेटका में या कुमाऊं में, लखुदियार में, ऐसी बहुत सारी जगह पे। इंडिया में भी मिलेंगी आपको और पूरी दुनिया में इस तरीके की पेंटिंग्स आपको मिलती हैं। अब हम इतनी देर से बात कर रहे हैं केव पेंटिंग्स की, तो भाई साहब आप ये बताइए कि आप घर में पेंटिंग क्यों लगाते हैं। सवाल बहुत ही सीधा है, घर में पेंटिंग लगाते हैं आप ताकि घर सुंदर लगे।
या फिर आप घर में वाइट वॉशिंग क्यों कराते हैं हर दिवाली, या फिर दिवाली तो अपनी जगह है, साफ सफाई करके दीवारों पे पेंट क्यों करते हैं, कलरफुल क्यों करते हैं, ताकि अच्छे साफ सुथरे दिखे वो। तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट कारण थे जिनकी वजह से पेंटिंग्स हुआ करती थी, ड्राइंग्स हुआ करती थी। पहली तो आपका जो शेल्टर है उसको और कलरफुल बनाना है और सुंदर दिखे, उस वजह से आपने पेंटिंग्स चालू की, और वहीं आप देखेंगे केव्स में पेंटिंग होती है इसी कारण से। साथ में अगर आपको डे टू डे रिकॉर्ड रखना है रोज़मर्रा के जीवन में कि आज मैं गया तो आज मैंने एक शेर को मारा, या फिर मैंने एक बतख को मारा, या फिर मैंने एक हिरण को मारा, तो वो सारे जो डे टू डे रिकॉर्ड्स हैं, अगर उस टाइम पे डायरी होती तो वो अपनी डायरी में लिख लेते। लेकिन डायरी नहीं थी, उनके पास एक ही चीज़ थी, वो जहाँ केव्स में रह रहे हैं उसकी वॉल। तो ये अपने केव की वॉल पे वो ड्राइंग बना दिया करते थे। जैसे कि यहाँ पर सीधे हाथ पे फिर से देखिए, एक जानवर को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, हो सकता है ये कोई गाय हो, उसको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसी ड्राइंग्स डे टू डे की बना दिया करते थे। अब आप ये देखिए, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, इसमें धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स डेवलप होते हैं, और इस समय को आप ओल्ड स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं या पैलियोलिथिक एज के नाम से भी जानते हैं। जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स है, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स की अगर मैं बात करूं तो ये पूरी दुनिया में पाई जाती है, जिसमें जनरली देखा जाए तो लोअर पैलियोलिथिक एज में आपको आर्ट फॉर्म्स नहीं देखने मिलते हैं। आर्ट फॉर्म्स या फिर इस तरीके की ड्राइंग आपको अपर पैलियोलिथिक एज में मिलेंगी। अब ये पैलियोलिथिक एज क्या है, हमने पढ़ा है पैलियोलिथिक एज के बारे में 3 हिस्से। यहाँ पर देखिए लोअर, फिर उसके बाद मिडिल और अपर, इस तरीके से हम क्लासीफाई कर लेते हैं। आपको एक और चीज़ मैंने पढ़ाई थी, जो 6वीं की हमने एनसीईआरटी डिस्कस की थी, तब मैंने बताया था कि जो 2 मिलियन ईयर्स से जो कहानी चालू होती है वो पैलियोलिथिक एज की होती है, उसके बाद मीसोलिथिक आएगा, फिर उसके बाद न्यूलिथिक आता है। ये पूरा जो टाइम स्केल है हम पढ़ चुके हैं। तो बात करी जाती है अपर पैलियोलिथिक एज में, ये आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट करती हैं, फलती फूलती हैं। हर जगह पर आपको मिलेगा, जो भी केव्स में रह रहे हैं, केव ड्वेलर्स हैं, वो केव में इस तरीके की पेंटिंग बनाया करते थे। अब वो पेंटिंग किसी भी संबंध में हो सकती है, ह्यूमन फिगर्स हो सकते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, चाहे शिकार की बात हो, या फिर नाचने गाने की बात हो, या फिर ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस हो सकती हैं, जानवरों के सिंबल्स हो सकते हैं, एनिमल सिंबल्स हो सकते हैं। इस तरीके की सारी चीज़ें अपर पैलियोलिथिक एज में एक्सटेंसिवली होने लगी, प्रोलिफरेटेड वे में होने लगी। इसके साथ में आप देखें तो जो रॉक पेंटिंग्स हैं वो इंडिया में 1867-68 में पाई गई थी। बंदे का नाम आर्चीबोल्ड का लीन है, इसके नाम से हमें कोई मतलब नहीं है, ये आर्कियोलॉजिस्ट थे, ये पता लगाते हैं केव पेंटिंग्स के बारे में। और उसके 12 साल बाद अल्तामीरा केव्स में स्पेन में पेंटिंग्स पाई गई। सही मायने में देखा जाए तो इस तरीके की पेंटिंग्स जैसे ही यहाँ मिलती हैं भारत में, उसके बाद पूरे दुनिया में इस तरीके की केव्स पेंटिंग्स ढूंढी जाने लगती हैं। हमें बिल्कुल इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है कि जो केव पेंटिंग्स है वो कहाँ कहाँ मिलती हैं भारत में। तो मध्य प्रदेश में मिलती है, उत्तर प्रदेश में मिलती है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार में भी केव पेंटिंग्स देखने को मिलती है। जिनमें अगर मैं बात करूं तो कुमाऊं हिल्स जो उत्तराखंड में पाए जाते हैं, सुयल नदी के पास में, लखुदियार जगह का नाम है, यहाँ पर आपको केव पेंटिंग्स देखने मिलती है, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स देखने मिलती है। यहाँ पर देखिए प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में देखिए नाच गाने के जो डांसिंग का आपको इस तरीके से हल्का हल्का ये दिख रहा होगा, ये पेंटिंग लखुदियार की है। लखुदियार नाम का एक केव है, इसका मतलब लिटरल मीनिंग अगर आप देखें तो 1 लाख केव्स को लखुदियार कहते हैं। ये जो केव्स है इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करा जाता है बेस्ड ऑन क्या इनका थीम है। जैसे मैन बने होंगे, इंसान बनाएंगे, जानवर बनाएंगे, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स भी यहां पर आपको देखने मिलेंगे। अब ये सारी जो चीजें हैं इनमें एक पर्टिकुलर कलर का यूज होगा, जैसे व्हाइट कलर यूज होगा, ब्लैक कलर यूज होगा, और रेड ओकरा, जिसको आप गेवरी के नाम से हिंदी में या गेरू के नाम से जानते हैं, वो कलर भी यूज होता है। तो ये रेड ओकरा जो है वो आपने देखा होगा, जिस तरीके की लाल मिट्टी होती है, पहले के समय में जो कच्चे घर होते थे उसके ऊपर जो क्लीनिंग का काम और उसको पेंटिंग करते थे फ्लोर का, वो इसी रेड ओकरा का और गोबर का यूज या फिर काऊ डंग का यूज किया करते थे। अब ह्यूमंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जैसे हम बचपन में ह्यूमंस को रिप्रेजेंट करते थे वैसे रिप्रेजेंट केव्स में किया गया है। इस तरीके से स्टिक के फॉर्म में ह्यूमंस को दिखाया गया है। तो अगर ह्यूमंस डांस करते दिखाना है तो इस तरीके से आप स्टिक के फॉर्म में दिखा देंगे, ऐसा दिखा है। साथ में जो थूथना होता है, कुत्ते को आपने देखा होगा, ये देखिए कुत्ता ऐसा बनाते हैं हम, बचपन में हमने बनाया होगा, नहीं ये कुछ और बन गया, लेकिन हाँ ये जो होता है ना इस तरीके नाक होती है उनकी, ये जो इसको थूथना या स्नाउट कहते हैं। तो ये स्नाउट वाले एनिमल चाहे बकरी है या कुत्ता है, फॉक्स बनाए जाते थे, बहुत ज़्यादा पैरों वाली लिजर्ड, छिपकली बनाई जा रही है। इस तरीके के एनिमल मोटिव्स आपको देखने मिलेंगे।
साथ में ज्योमेट्रिकल पैटर्न जैसे वेवी लाइंस, ये देखिए वेवी लाइंस देखने मिलती हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म्स मिलते हैं और डॉट्स भी बनाई हुई मिलती है। इस तरीके से डॉट 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 पैटर्न्स भी आपको देखने मिलेंगे। तो ये उत्तराखंड की बात मैंने करी, वेवी लाइंस लखुदियार उत्तराखंड में। इसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत सारी जगह पर आपको ह्यूमन फिगर्स मिलेंगे डांस करते हुए, एक का हाथ एक पकड़े हुए डांस करते हुए ये देखे मिलेंगे। इसके साथ जो पेंटिंग्स है वो एक के ऊपर भी होती थी, एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज करके ओवरलैप करके भी पेंटिंग्स बनाई जाती थी। शुरुआती दौर में वो ब्लैक थी, उसके बाद रेड ऑकर पेंटिंग्स आती हैं और उसके बाद आप देखेंगे किस तरीके से अलग अलग कलर्स को यूज़ करा जाता है। ऐसे ही कश्मीर में एनग्रेविंग्स मिलती है, तो स्लैब है, स्लैब में एनग्रेविंग्स मिलती हैं, मतलब आपने देखा होगा पत्थर को खरोच के जो निशान बनाए जाते हैं उस तरीके की चीज़ें भी आपको देखने मिलती हैं। कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है पेंटिंग के लिए, कैनवास जैसा यूज़ किया जा सकता है इसको। तो न्यूलिथिक मैन जो है, न्यूलिथिक, अब न्यूलिथिक क्या है, पैलियोलिथिक मीसोलिथिक के बाद जो समय आता है न्यूलिथिक का, वो लोग इस कैनवास रूपी पत्थर को यूज़ किया करते थे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पेंटिंग के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट जगहों की अगर हम बात करें तो कुफगालू, पिखल और तीकलकोटा, ये 3 जगह आपकी कर्नाटक आंध्र प्रदेश के इलाके में पड़ गई। कलर्स कौन से यूज़ करे जा रहे हैं मेनली, तो वाइट और रेड ऑकर 2 इंपॉर्टेंट कलर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। आप देखिए जो पेंटिंग्स हो रही हैं लेटर हिस्टोरिकल पीरियड में, जैसे कि न्यूलिथिक एज की हम बात करें तो इसमें जानवरों के ऊपर बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट डिज़ाइंस में जानवर बनाए जाने लगे, चाहे बुल की बात करें, हाथी की बात करें, सांड की बात करें, सांभर जो होते हैं एक तरीके का हिरण जैसा दिखता है, गजल्स भी वैसे ही दिखते हैं। फिर शीप हो गया, शीप आप जानते हैं भेड़, बकरी, घोड़े। ह्यूमंस को स्टाइलाइज फॉर्म में, ये स्टाइलाइज ह्यूमन के फॉर्म में दिखाते थे, ह्यूमंस को क्लियर फॉर्मेट में नहीं दिखाया करते थे, ह्यूमंस को इस तरीके से दिखाएंगे, बाकी जानवर को बहुत ही क्लियरली और बहुत ही सुंदरता से बनाते थे। ट्राइडेंट दिखाया जाएगा, मतलब त्रिशूल, त्रिशूल बनाया जाएगा। साथ में वेजिटल मोटिव्स जो होते हैं वो कम होते थे, मतलब जो फूल पत्तियां होती हैं वो कम ड्रॉ की जाती थी। इसके आगे हम बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण, जहाँ पर सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पेंटिंग्स रिपोर्ट हुई हैं, वो है विंध्या रीजन मध्य प्रदेश में। इसके अलावा जो कोमोरियन रीजन है, कैमूरियन रीजन जो है, कैमूरियन एक्सटेंशन जो है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर भी केव पेंटिंग्स देखने मिलती है। तो पैलियोलिथिक एज की और मीसोलिथिक एज की बात करें तो उसके रिमेन्स जो हैं वो आपको इस फॉरेस्ट में मिल जाएंगे, विंध्या के इलाके में, विंध्या रेंज में मिल जाएंगे। इसका एक सीधी सीधी वजह यह है कि वहाँ पर वाइल्ड प्लांट्स हैं, फ्रूट्स हैं, साथ में पानी की भी व्यवस्था है, स्ट्रीम्स हैं, क्रीक्स हैं। एक परफेक्ट लोकेशन हो जाती है स्टोन एज पीपल को रहने के लिए। जो रहन सहन की व्यवस्था चाहिए, पानी की ज़रूरत है, फ्रूट्स की ज़रूरत है, प्लांट्स की ज़रूरत है, वो पूरी इस लोकेशन से फुलफिल हो रही थी, इसीलिए परफेक्ट लोकेशन बन जाती है लोगों के सेटलमेंट के लिए। और जब लोग सेटल होंगे तो वहाँ पर पेंटिंग्स बनाई जाएंगी। तो हम बात करते हैं भीमबेटका की, जो भोपाल से कुछ ही किलोमीटर दूर है। यहाँ पर बड़ी शानदार पेंटिंग्स है और लगभग 800 के आसपास आपको रॉक शेल्टर्स यहाँ पर देखने मिलेंगे। और उन 800 रॉक शेल्टर्स में से 500 ऐसे हैं जिनमें आपको पेंटिंग्स देखने मिलती है, मतलब 800 में से 500 जगहों पर पेंटिंग्स है। इसको कब पाया गया था, कब इसको खोजा गया था, ये सारी बातें हमारे काम की नहीं है। हमें सही मायने में ये समझना है कि थीम्स क्या थे पेंटिंग के। तो पेंटिंग्स में डेली लाइफ को भी दिखाया जाता था, इसके साथ में सीक्रेट कोई भी प्रैक्टिस होती थी या रॉयल इमेजेस हैं वो भी आपको देखने मिलेंगी। चाहे डांसिंग की बात करें, हंटिंग की, म्यूज़िक, घोड़ा चला रहे हैं, हाथी चला रहे हैं, जानवरों की लड़ाई है, या फिर आप शहद इकट्ठा कर रहे हैं। डेकोरेशन जो बॉडीज़ होती थी वो डेकोरेटेड होती थी, जो ह्यूमन बॉडी शो करी जाएंगी उनको डेकोरेटेड दिखाया जाएगा, चाहे हेडगियर के फॉर्म में या कपड़ों के फॉर्म में। और रोज़मर्रा के सीन भी होते थे, जो हाउस होल्ड सीन है वो भी होते थे। तो जो भीम बेटका की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आर्ट है इसमें अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ किया गया है। साथ में सुपर इम्पोजिशन भी आपको देखने मिलता है, एक के बाद एक बहुत सारी पेंटिंग्स जो है वो एक ही जगह पर बनी दिखती है। अब इसको क्लासिफाई करने का तरीका इस तरीके से है कि आप इसको अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो ड्राइंग एंड पेंटिंग्स है इनको कैटेगराइज कर सकते हैं आप 7 हिस्टोरिकल पीरियड्स में, जिसमें से हम इस चैप्टर में 3 पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हैं अपर पैलियोलिथिक, उसके बाद सेकंड पीरियड है मीसोलिथिक और तीसरा पीरियड जो है वो चैल्कोलिथिक है। इन तीनों पीरियड्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करें हम अपर पैलियोलिथिक पीरियड की। यहाँ पर जो रंग यूज़ करे जाते हैं वो है ग्रीन और डार्क रेड। ये किस चीज़ के लिए यूज़ करे जाएंगे, जानवरों को बनाने के लिए, जैसे बाइसन बनाया जाएगा,
एक तरीके से आप समझ गए, बाइसन एक बैल जैसा होता है। हाथी बनाया जाएगा, शेर, राइनो, इन सबको बनाया जाता था। जंगली सुअर जो होता है उसको बनाया जाता था। साथ में जो ह्यूमन है, ह्यूमन को स्टिक लाइक फिगर्स के फॉर्म में बनाया जाता था। और उसके अलावा ज्योमेट्रिक पैटर्न्स आपको देखने मिलेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात जो आपसे सवाल पूछी जा सकती है, ग्रीन कलर डांसर्स के लिए यूज़ किया जाता था और रेड कलर यूज़ करा जाता था हंटर्स के लिए। ये मेजर बात है जो आपको यूज़ कर सकते हैं आप मेंस में भी, जब आपसे अगर पूछा जाए इस तरीके का सवाल। साथ में प्रीलिम्स में आपको काम दे सकता है कि ग्रीन कलर हमेशा डांसर्स के लिए और रेड कलर हंटर्स के लिए यूज़ होता था। और हर बार हर स्लाइड पे जब मैं चर्चा कर रहा हूँ तो सीधे हाथ पे एक बार बड़ी गहराई से नज़र मारते जाए इन पिक्चर्स के ऊपर, क्योंकि अ पिक्चर इज़ बेटर देन 1000 वर्ड्स। आपके दिमाग में अगर ये पूरी पिक्चर बैठ गई ना तो आपको इन शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इमेजिन करिए कि आप भीमबेटका में हैं और उस हिसाब से सोचने का और समझने का प्रयास करें। सेकंड पीरियड जो आता है मीसोलिथिक पीरियड, मीसोलिथिक आप समझ गए होंगे, पैलेयोलिथिक, फिर आपके मीसोलिथिक, फिर नियोलिथिक आता है, और नियोलिथिक का ही एक पार्ट चैल्कोलिथिक है। तो यहाँ पर मीसोलिथिक की बात हम कर रहे हैं। मीसोलिथिक में किस तरीके की पेंटिंग है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पेंटिंग है वो छोटी साइज़ में हंटिंग सीन्स वगैरह दिखाए जाएंगे, और ज़्यादातर मीसोलिथिक पीरियड में हंटिंग सीन्स है। हंटिंग सीन्स है, इसके साथ आप देखते हैं जो लोग हैं वो भाला लेके जा रहे हैं या फिर वो जाल बिछा रहे हैं, स्टिक्स हैं, डंडे हैं उनके पास, भाले हैं, बोज एंड एरोज हैं। ये सब क्यों है? शिकार करने के लिए, हंट करने के लिए। ये अच्छे खासे जाल बिछाते हैं और साथ में जाल के साथ जो व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं जानवरों को पकड़ने के लिए, उन सारी चीज़ों के ऊपर पेंटिंग्स बनाई गई। आप देखिए जो हंटर्स हैं, जो हंट कर रहे हैं, उनके कपड़े और ऑर्नामेंट्स भी दिखाने का प्रयास किया गया है। जो उनकी आभूषण है, उनके कपड़े हैं, वो भी दिखाने की कोशिश की गई। सर पे अगर जो पगड़ी बांध रहे हैं, जो हेड ड्रेस है उनकी, वो दिखाई जा रही है। मास्क पहन रहे हैं फेस पे, वो भी दिखाया जा रहा है। और आप देखिए इतने सारे जानवर, बाइसन, टाइगर, बोर, डियर, एंटीलोप, लेपर्ड, पैंथर, राइनोसॉर्स, फिश, फ्रॉग, लिजर्ड, स्क्विरल, इन सबको अलग अलग जगहों पर डिपिक्ट किया गया है। इससे ये समझ में आता है कि मेसोलिथिक आर्टिस्ट जो है उनको एनिमल्स को पेंट करने में बड़ा आनंद आता था, और हंटिंग जो थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रीडोमिनेंट थी, इसीलिए उसी की केव्स में आपको पेंटिंग देखने मिलती है। कहीं पर आपको देखने मिलेगा कि पिक्चर्स में एनिमल को चेस किया जा रहा है मैन के द्वारा, या फिर मैन चेस कर रहे हैं एनिमल को। इस तरीके से दोनों चीज़ें देखने मिलती, कहीं जानवर पीछे भाग रहा है इनके, कहीं ये जानवर के पीछे भाग रहे हैं। इस तरीके की पेंटिंग है। आप देखिए जो एनिमल पेंटिंग है, इसमें हंटिंग सीन्स में जो एनिमल है, जो जानवर है, उसका डर भी देखने मिलता है। दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि लोग जो हैं वो जानवर से डरते हैं, और साथ में कहीं ना कहीं टेंडरनेस और लव भी दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि जानवरों के प्रति इनकी प्रेम भी है, इनका लगाव भी है। इसमें आप एक और चीज़ देखिए कि एनग्रेविंग्स भी है, मतलब पत्थर के ऊपर इस तरीके से एनग्रेविंग्स आपको देखने मिलेंगी जिसमें एनिमल्स को डिपिक्ट किया गया है। मतलब अगर एनग्रेविंग्स की भी बात करें तो एनग्रेविंग्स भी एनिमल्स को डिपिक्ट करते हुए दिखेंगी आपको। अब हम बात करें मीसोलिथिक पीरियड में, एक पेंटिंग की जो स्टाइल है वो काफ़ी नेचुरलिस्टिक थी। नेचुरलिस्टिक मतलब जो जानवर दिखाए जाएंगे वो जैसे दिखते हैं वैसे ही दिखाए जाएंगे, लेकिन जो मैन को दिखाया जाएगा उनको स्टिक के फॉर्म में, स्टाइलाइज्ड फॉर्म में दिखाया जाएगा। विमेन को दिखाने की अगर हम बात करें, विमेन को डिपिक्ट करने की बात करें पेंटिंग्स में, तो न्यूड, बिना कपड़ों के भी दिखाया जाता है और कपड़ों के साथ भी दिखाया जाता है। बच्चों को भी दिखाया जाता है, यंग लोगों को भी दिखाया जाता है। मतलब पेंटिंग में पूरी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन आपको देखने मिलता है। कम्युनिटी डांस भी दिखाया जाएगा, बच्चों को दौड़ते हुए, कूदते हुए, खेलते हुए भी दिखाया जाता है मेसोलिथिक पीरियड में, भीमबेटका में। तो आप ये सारी सीधे हाथ पे इन के पेंटिंग्स को देखते हुए चलें। आप देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि अलग अलग जो गैदरिंग्स हैं, जैसे फ्रूट गैदर कर रहे हैं, हनी गैदर कर रहे हैं, इन सब के सीन्स को भी पेंट किया गया है। कहीं कहीं आप देखें तो फैमिली लाइफ को भी डिपिक्ट किया गया है। और इसके अलावा हाथ से जो निशान बना देते हैं, हाथ की मुट्ठी जो होती है उससे निशान, फिस्ट से निशान बना देते हैं डॉट डॉट करके, या फिर हाथ के पंजे के निशान इस तरीके से बना दिया करते हैं, जो हाथ के पंजे का निशान होता है ऐसा बना दिया करते हैं। ये भी देखने मिल जाता है। तो ये देखिए फैमिली लाइफ वगैरह दिखा रहे हैं, किस तरीके से खेल कूद चल रही है। मीसोलिथिक एज में कलर्स की अगर हम देखें तो वाइट, येलो, ऑरेंज, रेड ऑकर, पर्पल, ब्राउन, ग्रीन और ब्लैक को यूज़ करा जाता है। जिसमें से अगर देखें तो वाइट और रेड जो है वो फेवरेट है। इस समय वाइट और रेड फेवरेट है। रेड कहाँ से मिलता है? ग्योरी आपने सुना होगा, गेरू सुना होगा, जो पुराने समय में यूज़ करा जाता था मकान के बाहर या मकान को साफ करने के लिए, मकान में कलर करने के लिए। इसको हेमेटाइट भी कहा जाता है।
तो यहाँ से ये मिलता था, इसको पीस के पानी में मिलाते थे, गम में मिलाते थे या फिर एनिमल फैट में मिलाते थे। ग्रीन कलर इनको चैल्सीडोनी एक पत्थर होता है उससे मिल जाता था, और वाइट कलर इनको लाइमस्टोन से मिल जाता था। इसको जब रेजन्स के साथ या एनिमल फैट और पानी के साथ मिलाते थे, उसके बाद इनका पेंट तैयार हो जाता था। पेंट ब्रश के लिए ये प्लांट के फाइबर्स को यूज़ करते थे। उसके बाद ये पेंटिंग करते थे, चाहे ये देखिए ये एलिफेंट राइडिंग की पेंटिंग है, हाथी को चलाया जा रहा है, उसकी पेंटिंग है। अब बात ये आती है कितने साल तक ये पेंटिंग सर्वाइव कैसे करी। थोड़े दिन में तो हमारे घर का पेंट उतर जाता है, इतने साल से ये पेंटिंग जिंदा कैसे है? तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो पेंटिंग्स है इन्होंने केमिकली रिएक्ट कर लिया, जो ऑक्साइड्स पत्थरों पे होती हैं उससे केमिकली रिएक्ट कर लिया है, जिसकी वजह से ये इतने लंबे समय तक टिक पाई। आपने देखा होगा, अगर आप गए होंगे या फिर आपको मैं बता दूं, ये जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं ये दीवारों पे हैं, सीलिंग पे भी बनाई गई। सीलिंग आप समझ गए होंगे, ये दीवार है, ये दीवार है, तो ये सीलिंग होती है, सीलिंग पे भी बनाई गई। तो अगर लोग वहाँ रह रहे हैं तो बनाएंगे पेंटिंग्स, या फिर कोई ऐसी जगह पेंटिंग बनाई जाएगी जिसका कोई रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, तो पेंटिंग्स ऐसी ही जगह आपको देखने मिलेंगी जहाँ रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, या फिर लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे, या फिर कहीं कहीं पर बड़ी ऊंचाई में भी आपको पेंटिंग देखने मिलेगी, जो आपको देखने में लगेगा इतनी अनकंफर्टेबल पोजीशन में पेंटिंग क्यों बनाई गई है। लेकिन खासियत इन पेंटिंग्स की यह है कि बड़ी दूर से दिख जाता है कि यहाँ पर पेंटिंग बनी है। आप अगर कभी ऐसी जगह जाएंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये पेंटिंग्स जो हैं जो ऊपर बनाई गई वो बड़ी दूर से नज़र आ जाती हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट खासियत है। पिक्टोरियल क्वालिटी की अगर आप बात करें तो आपको सही मायने में आर्टिस्टिक नेचर का समझ में आएगा, आर्टिस्टिक नेचर को आप इंजॉय कर पाएंगे, किस तरीके से कम टूल्स यूज़ करके, ना प्रॉपर कलर है, ना प्रॉपर पैलेट है, ना प्रॉपर ब्रश है, उसके बाद भी इतनी एक्यूट कंडीशंस ऑफ वर्किंग है कि आपको उल्टा सीलिंग में पेंट करना है, ना आपके पास सीढ़ी है चढ़ने के लिए, ना आपको पकड़ने के लिए कोई हार्नेस है, उसके बाद भी इतने सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई गई। ये कहीं ना कहीं बताती हैं कि लोग कितना एंजॉय करते थे अपनी लाइफ को और कितने ज़्यादा रिस्क टेकिंग और एडवेंचरस थे उस समय। एनिमल्स की जो पेंटिंग करी गई है उसमें एनिमल को काफ़ी यूथफुल और मैजेस्टिक दिखाया है, मतलब जोश से भरा हुआ और बहुत ही ज़्यादा मैजेस्टिक, बहुत ही ज़्यादा सुंदर इस तरीके का दिखाया है जैसे वो असल लाइफ में भी नहीं होते हैं, उससे सुंदर बनाने का प्रयास किया है एनिमल्स को। तो इससे आपको आर्टिस्टिक फाइननेस या फिर एक्सपर्टीज भी देखने मिलती है। बात करें हम इसी समय में जो प्रिमिटिव आर्टिस्ट थे उनकी इस पेंटिंग का अर्थ क्या था। आप अगर पेंटिंग्स को ध्यान से देखेंगे और पूरा एक लाइन से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहानी बताने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर चाहे हंटिंग के सीन हो जिसमें बहुत सारे लोग एक बाइसन को हंट कर रहे हैं, या फिर और भी अलग अलग प्रकार के स्क्रीन सीन है, जैसे कि अगर आप कोई भी चीज़ है, कोई इंजर्ड लोग हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं, इंजर्ड आदमी को उठा रहे हैं, या फिर कोई जानवर है जो इंजर्ड है और उसके आजू बाजू लोग नाच रहे हैं, इस तरीके की चीज़ों को दिखा के स्टोरी बताने का प्रयास किया जाता है। इन पेंटिंग्स को बनाने का एक और महत्वपूर्ण रीज़न ये भी था कि लोगों को एक सेंस ऑफ पावर मिलता था। सेंस ऑफ पावर मिलता था ऐसे जानवरों तक का शिकार करने का जो जानवर आसानी से उनके हाथ में नहीं आते। ऐसे जानवरों को भी ये शिकार कर पाते थे, इतनी शक्ति इन पेंटिंग्स के द्वारा मिलती थी इनको। वहाँ के लोग जो है वो पेंटिंग करते थे या फिर एनग्रेव करते थे किसी के जन्म के समय, किसी की डेथ के टाइम पे, या फिर मैरिज के टाइम पे, इस समय पे पेंटिंग्स करी जाती थी। जहाँ पर आप देखेंगे डांस हो रहा है, मास्क पहन के डांस हो रहा है, या फिर जो हंटिंग राइट्स है जिसमें जानवरों को मारना है, उस समय पे भी पेंटिंग्स वगैरह की जाती थी। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं उनको एक पावर भी देती थी हंट करने के लिए। बहुत सारे ऐसे जानवर थे जिनको मारना काफ़ी कठिन था, उनको भी मारने की शक्ति मिलती थी इन पेंटिंग्स के द्वारा। अब देखिए एक एक सिंगल सिंगल एनिमल की भी आपको इंडिविजुअल पेंटिंग्स देखने मिलती हैं। इससे ये समझ में आता है कि जो पेंटिंग का स्किल है इसमें एक समय आ गया था ऐसा कि जो प्रिमिटिव मैन है उसने मास्टरी हासिल कर ली थी, उसका जो स्किल है वो परफेक्ट हो गया था। जैसे आज के समय में स्केच बनाए जाते हैं, एक आदमी बैठ जाता है फिर उसका स्केच, चाहे मोनालिसा का एग्जाम्पल ले लें, उस तरीके का एक्सपर्टीज आ गई थी प्रिमिटिव मैन में कि वो सिंगल जानवर की भी पेंटिंग बना देता था। जिसमें आप देखें प्रोपोर्शन की बात करें या टोनल इफेक्ट, टोनल मतलब कौन सा कलर कैसे यूज़ करना है, उन सारी चीज़ों के बारे में उसको आइडिया हो गया था। और कैसे उसको रियलिस्टिक शो करें, उसकी रियलनेस कहीं भी कम नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में भी आइडिया हो गया था पेंटिंग्स को कैसे बनाना है। जैसे हम इसको देख के बहुत आराम से समझ जाएंगे ये घोड़ा बना हुआ है, आप ये नहीं कहेंगे ये तो गधा है या फिर ये ऊँट है।
इस तरीके से परफेक्शन आ गया था। तो जैसे मैंने आपको बताया हंटिंग सीन्स वगैरह बनाए जाते हैं। ये हंटिंग सीन है, सीधे हाथ पे देखिए किस तरीके से हंट करने ये घोड़ों पे जा रहे हैं। इसके बाद डांसिंग सीन देखिए, तो एक के हाथ पकड़ के इस तरीके से क्रिस क्रॉस में हाथ पकड़ के ये डांस कर रहे हैं। ऐसे डांसिंग सीन भी मिलेंगे। यहाँ पर ये आदमी ढोल या जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको बजा रहा है। ऐसी पेंटिंग्स आपको भीमबेटका में भी मिलती है और जो लखुदियार है उत्तराखंड में, वहां पर भी आपको देखने मिलती है। अब इससे बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि जो पेंटिंग करने वाले थे वो एक ही जगह पे बार बार पेंटिंग क्यों बना रहे थे। भीमबेटका की अगर हम बात करें तो वहां पर एक जगह पे ही 20 लेयर ऑफ पेंटिंग देखने मिलती है। मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक इस तरीके से पेंटिंग देखने मिलती है। समझ में नहीं आता कि 800 केव्स हैं, भाई दूसरे केव में कर लेते। ये एक ही जगह 20 बार पेंट करने का क्या मतलब है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं, दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या तो वो जगह जो है वहाँ पर जो पेंटिंग बनी थी वो पेंटर को पसंद नहीं आती है तो वो फिर से बनाता है। दूसरी वजह हो सकती है कि वो जो जगह है वो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट स्पेस होगी, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल जगह होगी, जिसकी वजह से जनरेशन चेंज होते साथ जो पेंटिंग्स है वो भी उसी जगह पे एक के ऊपर एक कर दी जाती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न हो सकता है कि जनरेशन चेंज होती है और जनरेशन बाय जनरेशन लोग आते हैं और उसी जगह पर पेंट करते हैं। शायद वो जगह इतनी सीक्रेट हो इसीलिए। सही मायने में देखा जाए तो चाहे ह्यूमन बींग्स डेली एक्टिविटीज़ को डिपिक्ट करें या फिर और भी चीज़ों को, चाहे हंटिंग की बात करें या फिर डांसिंग की बात करें, इससे हमें समझ में आता है उनके दिमाग के बारे में, किस तरीके से वो सोचते थे, किस तरीके से एज अ सिविलाइजेशन उन्होंने इवॉल्व किया। चाहे आप बात करें पत्थरों के हथियारों की बात कर लें, टूल्स की बात करें, हड्डियों की बात करें, कैसे वो यूज़ करते थे चीज़ों को, उन सब के बारे में हमें यहीं से पता चलता है। और सही मायने में ये जो रॉक पेंटिंग्स हैं, ये यही वो धरोहर है, यही वो चीज़ें हैं जो हमारे प्रिमिटिव ह्यूमंस ने हमें दी है। और इसीलिए हमारा काम हो जाता है इनको प्रिजर्व करना, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो हम तक उन्होंने पहुंचाई हैं। यही उस समय की यादें हैं जो आज हमारे पास बची है। तो यहाँ पर हमारी चर्चा खत्म होती है। स्लाइड आपके सामने है। परंपरा अनुसार वीडियो को पॉज करें और सवाल का जवाब देने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूं आपने जवाब बना लिया होगा। सवाल है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट आपको पता लगानी है। पहला जो स्टेटमेंट है वो है द प्री हिस्टोरिक पीरियड इन द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉमनली नोन एज पैलियोलिथिक एज। दूसरी स्टेटमेंट है बाय द मिडिल पैलियोलिथिक टाइम्स वी सी प्रोलिफरेशन ऑफ आर्टिस्टिक एक्टिविटीज। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, पैलियोलिथिक एज में लोअर होती है, मिडिल होती है और अपर होती है, और जो प्रोलिफरेशन होता है वो होता है आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ का अपर पैलियोलिथिक एज में, ना कि मिडिल में। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है ए, क्योंकि पहली स्टेटमेंट ही सही है। दूसरा सवाल है द करेक्ट स्टेटमेंट पता लगानी है। यहाँ पर द रिचेस्ट पेंटिंग्स आर रिपोर्टेड फ्रॉम विंध्या रेंजेस ऑफ मध्य प्रदेश एंड कैमोरियन एक्सटेंशन इन उत्तर प्रदेश। दूसरी स्टेटमेंट भीमबेटका इज हैविंग अराउंड 800 रॉक शेल्टर्स 500 ऑफ विच बियर पेंटिंग्स। ये दूसरी स्टेटमेंट सही है और पहली भी सही है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है सी फॉर कैट। दोनों बड़े सवाल आसान थे। तो यहाँ से हम अपने चैप्टर के अंत में आ गए हैं। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 में। तब तक आप इस पेंटिंग को देखें और जो हमने अभी डिस्कस किया है उसको 10-15 सेकंड में रिवाइज करने का प्रयास करें, अपने दिमाग में उसको रिपीट करें। लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।